कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज के सीटेट मॉडल पेपर, जो सीटेट का मॉडल पेपर है, बहुत ही बेहतरीन मॉडल पेपर है। इसमें हमने सीडीपी, हिंदी, मैथ के कुछ विशेष प्रश्न समाहित किए हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जो सीटेट परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः आप लोग इन प्रश्नों को पर अपना थोड़ा सा ध्यान अवश्य दीजिएगा। चलिए, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं आज के प्रश्नों की ओर। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक व शेयर कीजिए। तथा दोस्तों, आप लोगों के जो सीटेट परीक्षा के एडमिट कार्ड है वो बस आने ही वाले हैं। जो सीटेट परीक्षा जो पिछला पेपर हुआ था उसमें भी एडमिट कार्ड पेपर के 2 दिन पहले ही आए थे। तो हो सकता है इसमें जो एडमिट कार्ड है इस परीक्षा में जो 21 जनवरी को होने वाली है, तो इसके भी एडमिट कार्ड 2 दिन पहले ही आए। इसलिए एडमिट कार्ड की ज़्यादा चिंता मत कीजिए, वो तो आ ही जाएंगे। अतः आप लोग अपना ध्यान एडमिट कार्ड से हटाकर तैयारी पर ही लगाए रखिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले देखते हैं आज के प्रश्न, ठीक है। चलिए देखिए, पहला प्रश्न कौन सा है, चलिए पढ़िए और उत्तर दीजिए। बाल्यावस्था का शुरुआती दौर भावनात्मक विकास के लिए एक काल होता है। कैसा काल होता है, ऑप्शन देखिए और उत्तर दीजिए। चलिए, संवेदनशील, सुस्त या धीमा, निष्क्रिय, परेशानी युक्त। तो बाल्यावस्था की जो शुरुआती दौर हो तो वो भावनात्मक विकास के लिए एक बिल्कुल ही नाजुक समय होता है। कैसा होता है, नाजुक समय होता है, क्योंकि बच्चा बिल्कुल छोटा कोमल हृदय होता है, उसका कोमल मन होता है ना, तो बिल्कुल बहुत ही नाजुक समय होता है ऐसा। तो इसको ऑप्शन के हिसाब से क्या उत्तर देंगे आप लोग बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संवेदनशील। क्या हो जाएगा, संवेदनशील। सुस्त एवं धीमा, तो इसमें सुस्त बाल्यावस्था में जो विकास का दौर होता है वो सुस्त एवं धीमा नहीं होता, ठीक है। निष्क्रिय भी नहीं होगा। परेशानी युक्त, अगर बच्चे के विकास में अगर निगेटिव प्रभाव आया, यानी वातावरण उसको अच्छा नहीं मिला या उसके स्वास्थ्य का जो पोषण है वो ठीक से उसे नहीं मिल पाया, तो वो भी परेशानी युक्त हो भी सकता और नहीं भी, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, संवेदनशील। क्या हो जाएगा, संवेदनशील। क्योंकि जो बाल्यावस्था का शुरुआती दौर होता है, जो प्रारंभिक बाल्यावस्था जिसको बोल सकते हैं, उसमें क्या होता है कि बच्चा बिल्कुल कोमल होता है, तो उसको अगर स्वस्थ वातावरण नहीं मिला तो उसका विकास अवरुद्ध हो सकता है ना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। चलिए पढ़िए, सही नहीं है, ठीक है। बच्चे अलग अलग दर पर विकसित होते हैं, ये तो बिल्कुल सही है ना। प्रत्येक बच्चा अलग होता है और विशेष होता है। विकास क्रमिक रूप से होता है, बिल्कुल ठीक है। विकास का एक निश्चित क्रम होता है ना। विकास अपेक्षाकृत रूप से व्यवस्थित होता है, ये भी वाक्य बिल्कुल ठीक है। तो विकास हमेशा अनिरंतर होता है, यानी इसकी कोई निरंतरता ही नहीं। जब मन आया तब एक हाथ का विकास हो गया, फिर उसके बाद पैर का हुआ, है ना। तो ऐसा तो कुछ नहीं होता हम लोगों के साथ, है ना। हम लोगों के या कोई भी जीव हो या कोई भी जो जीवित है जिसमें जीवन हो, तो उसका अगर विकास होता है तो जो विकास का क्रम होगा वैसी होता है ना। तो विकास हमेशा निरंतर होता है। कैसा होता है, निरंतर। तो ये कट हो जाएगा, है ना। तो यही सही नहीं है। विकास कैसा होता है, निरंतर होता है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। कौन सा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। विकास ऐसी प्रक्रिया जो निरंतर चलती रहती है ना, बच्चे के जन्म से लेकर, कब से, जन्म से लेकर, है ना, जन्म से लेकर या कह सकते हैं गर्भावस्था से लेकर, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि गर्भावस्था में तो बच्चे का विकास होता रहता है ना। जन्म से लेकर मृत्यु तक हमेशा विकास का क्रम चलता ही रहता है, ठीक है। विकास में मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों गुण पाए जाते हैं। कैसे, मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं, ठीक है।
मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं और विकास की कोई सीमा भी नहीं होती है ना। विकास एकीकृत तथा बहुआयामी होता है। विकास एकीकृत तथा बहुआयामी होता है। एकीकृत का मतलब विकास एकीकरण का मतलब होता है कि बच्चे के जो शरीर के अंग होते हैं पहले बड़े बड़े अंगों का चालन करना सीखता है, यानी बड़े अंग चालन करना सीखते हैं। जैसे कि बच्चा सबसे पहले क्या करता है, घसीटना शुरू करता है, फिर उसके बाद घुटनों के बल चलना शुरू करता है, उसके बाद तब जाके कहीं खड़ा होना सीखता है ना। तो इसको क्या कहेंगे, एकीकरण। क्या कहेंगे, एकीकरण कहेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है, निम्न में से कौन सा केवल वंशानुगत कारकों से निर्धारित होता है। ठीक है, यानी वंशानुगत कार्यक्रम वांशिक गुणों से निर्धारित होता है। कौन कौन सा, देखिए पढ़िए। आँखों का रंग, समझ का स्तर, रुचि, भावनात्मक परिपक्वता। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये तीनों तो नहीं होंगे, है ना। ये आनुवंशिक रूप से प्रभावित नहीं होते हैं। जो आँखों का रंग होता है वो बिल्कुल केवल वांशिक गुणों पर ही आधारित होता है। किस पर होता है, आनुवंशिक कारकों पर ही निर्भर रहता है। कौन, आँखों का रंग। ठीक है, समझ का स्तर, समझ का स्तर जो होता है वो वातावरण पर भी निर्भर कर सकता है और थोड़ा बहुत असर वंशानुगत का भी आता है। ठीक है, क्योंकि वंशानुगत एवं वातावरण से मिलकर ही विकास होता है। तो रुचि और भावनात्मक परिपक्वता केवल वंशानुगत कारकों से निर्धारित नहीं हो सकते। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में संक्रियाओं को एक दिशीय तार्किक क्रम में सोचना शुरू कर देते हैं। यानी एक दिशीय, एक दिशीय का मतलब जिसको कहते हैं, क्या बोलते हैं, एक दिशीय। चलिए पहले देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं फिर बात करते हैं ना। संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये पूछा जा रहा है, आप लोग बताइएगा, आप लोग इसमें बताइएगा। ठीक है, चलिए तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, मूर्त संक्रियात्मक। क्या हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक। ठीक है, इसकी अवस्था क्या हो जाएगी, 7 से 11 वर्ष। क्या हो जाएगी, 7 से 11 वर्ष। और चलिए शुरू से, संवेदीगामक की कितनी है, 0 से 2 वर्ष। ठीक है, और पूर्व संक्रियात्मक की अवस्था कितनी है, 2 से 7 वर्ष। ठीक, मूर्त की कितनी है, 7 से 11 वर्ष। औपचारिक की कितनी है, 11 से 18 वर्ष। ठीक है, तो पूछ रहा है कि एक दिशीय तार्किक क्रम से सोचना शुरू करता है बच्चा, यानी किसी घटना के एक ही पहलू को देखना, एक दिशीय तार्किक चिंतन हुआ। क्या हुआ, एक ही पहलू को देखना एक दिशीय होता है ना। इसमें क्या होता है कि बच्चा तर्क करना और वर्गीकरण, विभेदन करना, है ना, ये सब उसके अंदर क्षमताएं आने लगती हैं। किसमें, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ये सब उसमें तार्किक चिंतन का विकास शुरू हो जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अपने वातावरण से अनुकूलन की प्रक्रिया में क्या शामिल होता है। केवल समावेशन, केवल समावेशन, केवल समायोजन, समावेशन और समायोजन दोनों। कह रहा ना तो समावेशन और ना ही समायोजन। तो इसमें क्या बोलेगा बताइए, वातावरण से अनुकूलन की प्रक्रिया में क्या शामिल होता है, ये पूछा जा रहा है। तो समावेशन और समायोजन दोनों, समावेशन और समायोजन दोनों शामिल होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, समावेशन और समायोजन दोनों। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 क्या बोल रहा है, निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास और अधिगम में संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत,
इसके तो 4 चरण हैं, अभी हम लोगों ने पीछे अभी पढ़ा हुआ है ना, संज्ञानात्मक विकास। लॉरेंस वर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत, इसमें कितने चरण होते हैं? इसमें तीन स्तर होते हैं और 6 चरण होते हैं, ठीक है। लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, एरिक एरिक्सन का मनोवैज्ञानिक सामाजिक सिद्धांत, ठीक है। तो जब संस्कृत की बात आ जाए, जहाँ आपको कीवर्ड पकड़ना है संस्कृत या सांस्कृतिक शब्द आपको मिल जाए तो आप लेव वाइगोत्स्की से जोड़ देंगे, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए थोड़ी सी चर्चा हम लोग इसके विषय में कर लेते हैं। लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में किसको महत्व दिया है? इन्होंने भाषा को, किसको महत्व दिया है? भाषा को महत्व दिया है, ठीक है, भाषा को महत्व दिया है, ठीक है। इनका मानना था कि शैशवावस्था में, ठीक है, बच्चे के विकास में विचारों से ज़्यादा भाषा का महत्व होता है, यानी विचार से पहले बच्चे के अंदर भाषा का विकास होता है, इनका मानना था, है ना। विचार से पहले भाषा आती है बच्चे के विकास में, जो उसको सहायता प्रदान करती है, ठीक है। चलिए, एरिक एरिक्सन का मनोवैज्ञानिक सामाजिक सिद्धांत, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं ना। जो एरिक्सन का मनोवैज्ञानिक सामाजिक सिद्धांत है, तो इन्होंने क्या किया था, इस सिद्धांत में इन्होंने सामाजिक विकास, किसको? सामाजिक विकास पर अधिक महत्व दिया है। किस पर? सामाजिक विकास पर अधिक महत्व दिया है, ठीक है। इन्होंने किशोरावस्था को पहचान संकट की उम्र कहा था। क्या कहा है? किशोरावस्था को, अपने इस सिद्धांत में किशोरावस्था को क्या बोला है? किशोरावस्था को इन्होंने कहा है पहचान संकट। क्या बोला है? पहचान संकट की उम्र कहा है, पहचान संकट की अवस्था कहा है। किसको? किशोरावस्था को, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, ये मतलब जो सिद्धांत दिया है, इन्होंने कहा कि जब भी बच्चा कोई अवस्था सफलतापूर्वक उस अवस्था को मतलब स्वीकार करता है या आगे बढ़ता है, उस अवस्था से आगे बढ़ता है, तो उसके अंदर एक विशेष गुण उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? विशेष गुण उत्पन्न होता है, इनका मानना था, ठीक है। इन्होंने जो ये सामाजिक विकास का सिद्धांत है, मनोवैज्ञानिक सामाजिक सिद्धांत है, इन्होंने इसको 8 भागों में बांटा है। कितने भागों में? यानी कि 8 अवस्थाएं बताई हैं। कौन सी? कितनी बताई हैं? 8 अवस्थाएं बताई हैं। कितनी? 8। कौन कौन सी? चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं ना जल्दी से। विश्वास बनाम अविश्वास। क्या बोला है? विश्वास बनाम अविश्वास, बनाम अविश्वास, ठीक है, विश्वास बनाम अविश्वास। दूसरी अवस्था इन्होंने क्या बताई है? पहल बनाम अपराध बोध, पहल बनाम अपराध बोध, ठीक है। और तीसरी अवस्था क्या बताई है? तीसरी अवस्था कौन सी बनाई है? परिश्रम बनाम हीनता, परिश्रम बनाम हीनता, परिश्रम बनाम हीनता। आप लोग इसको लिख लीजिए या नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम इसको हटाते हैं। और चौथी अवस्था इन्होंने कौन सी बनाई है? चौथी अवस्था कौन सी बनाई है? चलिए, चौथी अवस्था कौन सी बताई? पहचान बनाम भ्रम। कौन सी? पहचान बनाम भ्रम, ठीक है। फिर क्या बताया? लगाव बनाम विलगम, लगाव बनाम विलगन, विलगन का मतलब अलगाव, ठीक है। फिर आगे कौन सी अवस्था बताई है? उत्पादकता बनाम स्थिरता,
अवस्था बनाम स्थिरता। ठीक है, चलिए अगली कौन सी अवस्था? संपूर्णता बनाम निराशा। संपूर्णता ये कब आती है? ये किशोरावस्था में। संपूर्णता बनाम, जिसको किशोरावस्था के आगे जो मतलब कि इसको बोल सकते हैं 65 वर्ष की आयु तक, है ना। किशोरावस्था तो इसको नहीं बोल सकते, इसको क्या बोलते हैं? प्रौढ़ावस्था में आती है संपूर्णता बनाम निराशा। संपूर्णता बनाम निराशा कब आती है? 65 वर्ष की आयु के बाद, है ना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? लेव वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास प्रक्रिया में किसकी अहम भूमिका मानी है? किसकी अहम भूमिका मानी? सामाजिक संपर्कता, कंठस्थ स्मरण, विलंबित नकल, जैविक परिपक्वता। तो ये तीनों इन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया। इन्होंने सामाजिक संपर्क यानी सामाजिक संपर्क के द्वारा या सामाजिक सांस्कृतिक संपर्क के द्वारा मानव का विकास अधिक तीव्रता से होता है, इन्होंने इसको महत्व दिया है। ठीक है, चलिए लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के अनुसार बच्चे किस चरण में विशेष रूप से जानबूझकर इस तरीके से व्यवहार करते हैं जिससे माता पिता और अध्यापक सकारात्मक रूप से प्रभावित हों? यानी माता पिता और अध्यापक प्रसन्न होकर कहें कि बड़ा अच्छा लड़का है, बड़ा अच्छी लड़की है ना। तो ऐसा कौन सा है? ऑप्शन बी, दूर से ही दिखाई दे रहा है ना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 क्या बोल रहा है? हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार दूसरों के संवेगों, भावनाओं, मनोदशा को समझने की योग्यता प्रत्यक्ष रूप से किस प्रकार की बुद्धि से संबंधित है? ये पूछा जा रहा है। अंतर्वैयक्तिक, अंतःवैयक्तिक, सांगीतीय, भाषाई। तो अंतःवैयक्तिक का मतलब क्या हो जाएगा? अंतःवैयक्तिक माने स्वयं की, क्या? स्वयं की, है ना। और अंतर्वैयक्तिक का मतलब क्या हो जाएगा? दूसरों की। तो यही सही उत्तर हो जाएगा, ये तीनों नहीं होंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है? देखिए, अभिकथन कह रहा है कि एक अध्यापक को कक्षा में विभिन्न प्रकार की पठन सामग्री प्रदान करके एक मुद्रण यानी जो प्रिंटेड पुस्तकें होती हैं समृद्ध वातावरण सृजित करना चाहिए। ठीक है, कथन तो अभिकथन जो दिया जा रहा है वो तो ठीक दिखाई दे रहा है ना, बिल्कुल सही लग रहा है ना। आपको क्या लग रहा है ये बताइएगा। तो इसमें क्या कारण क्या बोल रहा है ये देखिए, कारण क्या कह रहा है ये बताइएगा। ठीक है, चलिए पढ़िए, कारण पढ़िएगा और बताइएगा। चलिए, कारण कह रहा है भाषा विकास वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होता है। क्या ये सही है? वातावरणीय विकास से प्रभावित नहीं होता ऐसा बोल रहा है। क्या ये संभव है? बताइए। तो ऐसा तो संभव नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ए सही है किंतु आर गलत है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए सही है किंतु आर गलत है, ये हमें मिल गया है ना। इन दोनों का कोई संबंध ही नहीं बन रहा, तो व्याख्या की तो बात ही नहीं उठती है। चलिए प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है? वाइगोत्स्की के मत के अनुसार भाषा क्या है? भाषा क्या है? एक चुनौतीपूर्ण उपकरण, एक सांस्कृतिक उपकरण, अर्थहीन उपकरण, आनंददायी उपकरण। तो वाइगोत्स्की ने तो संस्कृति को महत्व दिया है ना, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, ये हिंदी के प्रश्न हैं। किसके हैं? हिंदी के प्रश्न यहाँ से शुरू हो गए हैं। ठीक है, चलिए आज हमने शिक्षण के प्रश्न शामिल किए हैं। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है? चलिए देखिए, भाषा कोई पृथक वाक्य या शब्द नहीं है, इसलिए अध्यापक को भाषा एक के रूप में प्रस्तुत करनी चाहिए। किसके रूप में प्रस्तुत की जानी चाहिए ये पूछ रहा है। चलिए आप लोग बताइएगा, किसके रूप में? विमर्श के रूप में, स्कीमा, पांडुलिपि, उपकरण के रूप में। इसमें क्या सही हो जाएगा ये पूछा जा रहा है। चलिए, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। भाषा
कोई पृथक वाक्य या शब्द नहीं है, इसलिए अध्यापक को भाषा को एक विचार विमर्श, जिसको बोलते हैं विचार विमर्श के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है, भाषा ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, है ना, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, और भाषा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, कौन कौन भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। एक मौखिक भेद हो गया, मौखिक लिखित, और कौन सा हो गया तीसरा, कौन सा है? सांकेतिक। कौन सा? सांकेतिक। ठीक है, भाषा के कितने प्रकार होते हैं? 3, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आगे देखिए क्या बोल रहा है। 2.5 वर्ष का एक बालक अपनी माता को एक पुस्तक पढ़ते हुए देखता है। वह भी पुस्तक के पृष्ठ यानी पेज पलटता है। ठीक है, और पुस्तक को उलटता पलटता है और मुद्रित भाषा को, जो उसमें लिखा गया है, उसको पढ़ने का प्रयास करता है। इस बच्चे को किस श्रेणी में रखेंगे? बताइए, किस श्रेणी में रखेंगे, ये पूछ रहा है आपसे। तो इसको आप किस श्रेणी में रखेंगे? ऑप्शन पढ़िएगा और बताइएगा, ऑप्शन पढ़िएगा और बताइएगा। ठीक है, तो इसको किस में रखा जाएगा? प्रश्न नंबर का जो ऑप्शन है वो पढ़िए, पाठक, लेखक, वक्ता, अवलोकनकर्ता। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसको प्रारंभिक पाठक, यह जिसने पढ़ने की शुरुआत अभी की नहीं है, बस रुचि दिखा रहा है ना, प्रारंभिक पाठक की श्रेणी में इसको हम रखेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है? स्वनिम जागरूकता किसका ज्ञान है? भाषा, संगीत, शब्द, ध्वनि। तो स्वनिम जागरूकता किसका ज्ञान है ये पूछ रहा, तो ये इसमें क्या सही हो जाएगा ये बताइए। ये ध्वनि का, किसका? ध्वनि का ज्ञान है। किसका ज्ञान है? ध्वनि का। ठीक है, चलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर आगे देखिए, 15 क्या कह रहा है, चलिए पढ़िए। एक बालक को ये समझ है कि उसकी कागज पर मुद्रित यानी लिखी हुई सामग्री अर्थपूर्ण शब्दों को प्रस्तुत करती है और ये शब्द बोली जाने वाली भाषा से संबंधित है। उसमें किसका विकास हो चुका है, यानी बालक के अंदर किस चीज़ का विकास हो चुका है? चलिए पढ़िए। लिखित सामग्री की जागरूकता, पृष्ठों की जागरूकता, अर्थ की जागरूकता, स्वनिम की जागरूकता। बताइए इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये पूछा जा रहा है, बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लिखित सामग्री की जागरूकता का विकास। लिखित सामग्री की जागरूकता का विकास बच्चे के अंदर हो चुका है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है? जब पाठकों से अपेक्षा की जाती है कि वे किसी पाठ्य सामग्री के प्रत्यक्ष या निष्कर्ष वाले अर्थ से आगे जाएं, तो यह किस पर आधारित होगा? पाठ्य सामग्री की पुनः प्राप्ति व समझ, मूल्यांकन और प्रतिबिंबन या इसको गहन चिंतन भी बोलते हैं। ठीक है, अपने शब्दों में कहना और सारांशीकरण करना, बारीकी और सरसरी तौर पर पठन, बारीकी और सरसरी तौर पर पठन। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर 2, मूल्यांकन और प्रतिबिंबन यानी गहन चिंतन जिसको बोलते हैं। कोई पाठ्य सामग्री है, उसको जो कोई पाठक पढ़ रहे हैं, है ना, मतलब जो पढ़ने वाले लोग होते हैं उनको पाठक बोलते हैं। तो वो अगर पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़ने के बाद वो जो चीज़ उन्होंने पढ़ी, जो सामग्री या जो पाठ पढ़ा है, तो उसका मूल्यांकन करेंगे, है ना, गहन चिंतन करेंगे और फिर उसका अर्थ निकालेंगे। उसी को बोल रहा है कि वो किस पर आधारित होगा, तो मूल्यांकन और प्रतिबिंबन पर। ठीक है, चलिए भाषा अधिगम में चुनौतीपूर्ण अवधि वह आयु है। चलिए, जब बच्चे अकादमिक भाषा सीखना शुरू करते हैं, जब बच्चे भाषा सीखने के लिए सर्वाधिक रूप से ग्रहणशील हैं, जब बच्चे भाषा सीखना रोक देते हैं, जब बच्चे भाषा सीखना शुरू करते हैं,
तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए बताइए। तो जब चुनौतीपूर्ण अवधि कौन सी है ये पूछ रहा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जब बच्चे भाषा सीखने के लिए सर्वाधिक रूप से ग्रहणशील होते हैं, यानी उनको भाषा सीखने के लिए बहुत ही प्रयत्नशील है ना, बहुत प्रयास कर रहे हैं कि वो भाषा सीख जाएं। उस समय सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण अवधि होती है कि उन्हें सही दिशा दी जाए, ठीक। चलिए, एक अध्यापिका यह मानती है कि स्वयं की बनाई वर्तनी बच्चों की वर्तनी सीखने की क्षमता को धीमा कर देगी। स्वयं की बनाई वर्तनी बच्चों की वर्तनी सीखने की क्षमता को धीमा कर देगी। तो पूछ रहा है कि आप इससे सहमत हैं या नहीं। चलिए देखते हैं। आप अध्यापिका के विचार से सहमत हैं, आप अध्यापिका के विचार से असहमत हैं। स्वयं की बनाई वर्तनी भाषा का विकास अधिगम में कोई संबंध नहीं है। रचनावादी उपागम के अनुसार बच्चे नई नई वर्तनी की खोज कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आप बताइएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हम लोग इस अध्यापिका के विचार से असहमत हैं, है ना। विचार से असहमत हैं। क्यों असहमत हैं? जब बच्चे स्वयं लिखने का प्रयास करते हैं तो उनकी लेखन क्षमता का विकास होगा। क्या होगा? लेखन क्षमता का विकास होगा, ठीक है। जब लेखन क्षमता का विकास होगा तो उनके मानसिक विकास भी होगा। क्या होगा? मानसिक विकास भी होगा। इसलिए बच्चों को खुद के कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। क्या? प्रोत्साहित करते रहना चाहिए, जिसको कहते हैं करके सीखना, है ना। करके सीखना, है ना, ये बहुत ही ज़रूरी है। चलिए आगे देखिए। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई का माध्यम क्या होना चाहिए? मातृभाषा, हिंदी, अंग्रेजी, राज्य की भाषा। तो प्राथमिक स्तर पर जो पढ़ाई का माध्यम होना चाहिए वे क्या होना चाहिए? मातृभाषा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मातृभाषा। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगी। जो हमारी NCF 2005 है उसने ये गाइडलाइंस जारी की थी कि विद्यार्थियों के जो प्राथमिक स्तर की पढ़ाई होगी वो मातृभाषा में होगी। किसमें होगी? मातृभाषा में होगी। अगर बच्चे के जो पढ़ाई है वो मातृभाषा में होगी तो बच्चे के अंदर से जो झिझक होती है वो समाप्त हो जाएगी। बच्चा अपना बात बिना संकोच मतलब कि बात को बिना संकोच शिक्षक से कह सकता है, या बच्चे आपस में बातचीत कर सकते हैं बिना संकोच अपनी बात को अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं, है ना। जिससे बच्चे के विकास में अधिक बढ़ावा मिलेगा या विकास अधिक महत्वपूर्ण ढंग से विकसित होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बच्चों द्वारा बोली जा रही भाषा विद्यालय में पढ़ाई के माध्यम से भाषा में विद्यमान अंतर को क्या किया जाना चाहिए? अंतर को क्या किया जाना चाहिए ये पूछ रहा है। तो अनदेखी करनी चाहिए। तो अनदेखी तो आप नहीं कर पाएंगे, है ना। बढ़ाना चाहिए, यानी कि अंतर को बढ़ाएंगे। क्या? बढ़ावा जो अंतर है उसको बनाए रखना चाहिए। तो ये भी ठीक नहीं है। तो ये तीनों तो कट जाएंगे, है ना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? इन दोनों के अंतर को कम करेंगे, है ना। अंतर को क्या करेंगे? कम करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो नई शिक्षा नीति 2020 है, ठीक है, तो भारत सरकार ने 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति की घोषणा की थी। कब की थी? 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की थी, ठीक है। 2020 की घोषणा की थी, ठीक है, की घोषणा, ठीक, घोषणा की थी, ठीक है। फिर क्या हुआ कि इसमें जो पहले जो 1986 की जो नई शिक्षा नीति थी
तो उसमें क्या हुआ था, जो 1986 में जो नई शिक्षा नीति जारी की गई थी, उसके बाद ये जो नई शिक्षा नीति 2020 में जारी की गई, ठीक है। पहली जो 1986 में आई, उसके बाद संशोधित नीति आई 1992 में, उसके बाद फिर ये नई शिक्षा नीति 1920 में आई, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि ये इस शिक्षा नीति से पहला ये परिवर्तन हुआ कि परीक्षाओं के दबाव को समाप्त करने के लिए वर्ष में केवल 2 बार ही परीक्षाएं ली जाएंगी, हैं। वर्ष में इन्होंने कहा कि परीक्षाओं के दबाव को कम कर दिया जाए। नई शिक्षा नीति में क्या कहा गया कि परीक्षाओं के दबाव को कम करके किसी भी वर्ष में 2 बार बोर्ड परीक्षा देने की अनुमति दी जाए, इन्होंने कहा, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब यहाँ से गणित के कुछ प्रश्न शुरू हो जाते हैं, ठीक है। एक बिंदु से होकर खींची जा सकने वाली रेखाओं की संख्या है, कितनी हो जाएगी। मतलब कोई एक बिंदु है, अब हमें रेखा खींचनी है, तो इससे आप कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, ये पूछ रहा है। इस बिंदु से ही, बिंदु के बाहर न जाने पे, है ना, बिंदु से ही रेखाएं कितनी खींची जा सकती है, ये पूछ रहा है। तो आप कितनी खींच सकते हैं, इससे अनगिनत यानी अपरिमित रूप से अनेक खींच सकते हैं, है ना। चलिए, एक घन का प्रत्येक फलक किस आकार का होता है। घन कैसा होता है, 3D आकार का होता है ना। तो इसमें क्या कह रहा है कि एक फलक किस आकार का होगा, तो ये वर्गाकार होगा। कैसा होगा, वर्गाकार, ठीक है। कक्षा 5 की एक छात्र हीरा एक वर्ग के गुण समझ पाता है, किंतु वर्गों, आयतों और समांतर चतुर्भुज के बीच के संबंधों की व्याख्या नहीं कर पाता है। वैन हेले की ज्यामितीय चिंतन के अनुसार हीरा चिंतन के किस स्तर पर है, ये पूछ रहा है। हीरा चिंतन के किस स्तर पर है, ये पूछ रहा है, ठीक है। बताइए, दृश्यीकरण, संक्षेपीकरण, निगमन, विश्लेषण, तो ये किस में है, बताइए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये पूछा जा रहा है। आप लोग इसके बारे में बताइए, सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। विश्लेषण किस पर हो जाएगा, विश्लेषण। चलिए प्रश्न आगे का देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किन का गणितीय सत्यों को स्थापित करने के लिए अधिकतर प्रयोग होता है। चलिए, प्रयोग का, सत्यापन का, तार्किक विवेचन का, अभिग्रहीतों का। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तार्किक विवेचन का प्रयोग अधिक होता है ना। सॉरी, मैंने कट कर दिया उसको, ये बिल्कुल सही है। कौन सा, तार्किक और अभिग्रहित। तो सी और डी बिल्कुल सही है, ठीक है। सी और डी बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे देखिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।